हे एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसका टॉपिक है LLP एक्ट 2008 एन ओवरव्यू। इसका हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है और इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है एंड में। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंसेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ LLP इन इंडिया। अब LLP होता क्या है? जैसे हमें पता है कि बहुत सारी फॉर्म्स होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी एट्सेट्रा। तो उनमें से पार्टनरशिप जो हमने पढ़ी हुई है कि जहाँ पे 2 या 2 से पर्सन इंगेज्ड होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन आ जाते हैं, एज अ पार्टनर काम करते हैं, एज एन एजेंट एक दूसरे का काम करते हैं, जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। तो वो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर फॉर्म्ड होती है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। और उस ड्रॉबैक को कवर अप करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पार्टनर्स को डर लगता था पार्टनरशिप में आने से पहले, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और उनका पर्सनल लॉस भी होने का खतरा था उनको, तो उसको कवर अप करने के लिए इस LLP एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अभी आया कैसे? इसको आने के लिए बेसिक इसमें 5 स्टेज थी। इसको हम कह सकते हैं कि बेसिकली हमें इसमें 5 ही डाटा याद करना है। सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, कि किसकी राय थी, किसकी रिकमेंडेशन थी? फर्स्ट थी 7th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1957, जहाँ पे सुजेशन किया गया था कि हमें या तो एक स्पेशल इनेक्टमेंट डाल दो या फिर एक पार्ट बना दो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एक्ट का। लेकिन इस सुजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद जस्ट 40 ईयर्स के बाद, मतलब 1997 में एक रिपोर्ट डाली थी बाय मिस्टर आबिद हुसैन ने, एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्मॉल एंटरप्राइजेस के। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हम LLP को क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और वो रिपोर्ट में भी ये एक्ट को क्या किया था, मतलब ज़्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद 2003 में, आप समझ रहे हो, नरेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि हमें LLP को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। किसके लिए? ये कहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, जैसे लॉयर, सेक्रेटरीज, अकाउंटेंट एट्सेट्रा, ताकि वो अपना काम डिसिप्लिन वे में कर सके, उनके ऊपर कंट्रोल रह सके और वो प्रोफेशनल वे में कंडक्ट करे, कोड ऑफ कंडक्ट में अच्छे से काम कर सके। उसके बाद 2005 में जे ईरानी कमेटी ने रिकमेंड किया था बहुत सारे कि हम LLP को एज अ व्हीकल यूज़ कर सकें ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। और एट लास्ट इन जैन 2009 में 7 जैन को LLP बिल को पास कर दिया था और प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दिया था कि आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रॉम 31 मार्च 2009 से ये एप्लीकेबल हो गया। लेकिन हम इसको बोलेंगे LLP एक्ट 2008 ही बोलेंगे। बेसिकली हमें ये डाटा याद करना था। उसके बाद आता है इसका मीनिंग। होता क्या है LLP एक ऑल्टरनेट का काम करता है बिजनेस का, एज एन पार्टनरशिप, कि अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी के लिए पार्टनरशिप में आना है तो आप LLP में आ सकते हो। जहाँ पे क्या होता है, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जस्ट लाइक पार्टनरशिप, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करके लॉफुल वे में बिजनेस काम करेंगे, जिनका मेन मोटिव क्या होएगा, प्रॉफिट अर्न करना, और जिनकी अलग एग्जिस्टेंस होएगी और परपेचुअल सक्सेशन, जैसे हमें पता है भी लंबे टाइम तक काम करेंगे, हम ये मान के चलते हैं। इसमें दोनों थी, कंपनी और पार्टनरशिप, दोनों का मिक्सचर कहते हैं। कंपनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी में जैसे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वैसे यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ भी लिमिटेड है। और नेक्स्ट पार्टनरशिप तो वो है ही। एंड LLP में एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा किसी भी दूसरे पार्टनर की मिसकंडक्ट के लिए। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो ही भुगतेगा, हम नहीं भुगतेंगे। सीधी सी बात है, हम अपने लायबल रहेंगे जितना पैसा हमने लगाया है। LLP एक LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, जो हम जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तब हम बनाते हैं। और अगर आप LLP एग्रीमेंट नहीं बना पाए या किसी भी वजह से नहीं है, तो हम मानेंगे कि हम शेड्यूल 1 LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ही सारा काम करेंगे। हमारी लायबिलिटीज़, हमारे रूल्स, हमारे राइट्स, ड्यूटीज सब उसी के अकॉर्डिंग मेंशन है उसमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फीचर्स ऑफ एलएलपी। फीचर्स क्या होते हैं? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है क्योंकि ये उस एक्ट के अंडर बनी होती है। इसमें लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। ये फॉर्मेटेड होती है अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हर पार्टनर की। एलएलपी में जो पार्टनर होते हैं वो अपने एजेंट का काम करते हैं, किसके? एलएलपी के, ना कि दूसरे पार्टनर्स के। नेक्स्ट आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ये एक बहुत लंबे तक बिजनेस चलेगा, हम मानते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एनुअल अकाउंट्स और ऑडिट्स करवाने पड़ते हैं उनको, जैसे हम पार्टनरशिप में करवाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स के होते हैं, वो भी बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह होती है, बस उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो उनकी लिमिटेड होती है जहाँ पे। नेक्स्ट आता है नेचर क्या होता है एलएलपी का। जैसे ये एक बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज़ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि इसी को रिप्लेस करके हमने एलएलपी एक्ट लेके आए थे। इसको रिप्लेस नहीं कह सकते, मतलब जो बंदा अगर उसको लिमिटेड पार्टनरशिप में आना है तो उसको यूज़ कर सकता है, एज ए रिप्लेसमेंट ऑप्शन ले सकता है वो। नेक्स्ट वन इज़ पार्टनर्स। यहाँ पे पार्टनर्स क्या हो सकते हैं? मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो सकती। और हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि कोई भी फॉरेनर्स इसमें पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, जबकि कंपनी में कोई भी मेंबर उसका पार्टनर नहीं बन सकता और साथ में पार्टनरशिप में भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट वन आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं। अब मैं बताती हूँ डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, क्योंकि जैसे हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसमें हम पार्टनर्स बोलते हैं, लेकिन जब हम एलएलपी बोलेंगे तो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करते हैं, जो इकट्ठे होके एक डायरेक्टर का काम करेंगे, एलएलपी को संभालेंगे, उसका सारा देखभाल करेंगे, भी वो प्रॉपर वे में काम करे, वो लॉ के अकॉर्डिंग चले, सारा काम प्रॉपर वे में हो, इसलिए उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहा जाता है। लायबिलिटीज़ उनकी वही होती है, लिमिटेड होती है, और पनिशमेंट भी होती है अगर वो हमारी एलएलपी में हम जो पार्टनर्स हैं वो ढंग से काम नहीं करते या कोई मिसकंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ एलएलपी। इजी टू फॉर्म, क्योंकि मैं एलएलपी बहुत इजी है फॉर्म करना। आप जैसे पार्टनरशिप में आते हो वैसे आप एलएलपी में आ सकते हो। इजी टू रेज मनी, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है तो आपको पैसे भी रेज करना बहुत इजी हो जाता है। लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन रेट भी बहुत लो होता है। कॉम्प्लाइंस करना पड़ता है आपको लॉ के अकॉर्डिंग। आपके पास कैपेसिटी हो टू स्यू अगर कोई दूसरा पार्टनर मिसकंडक्ट करता है। लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है आपकी। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, अगर आप चेंज लाना चाहो तो आप ला सकते हो। इजी ट्रांसफरेबल ओनरशिप, अगर आप चाहते हो तो आप अपनी ओनरशिप इजी ट्रांसफरेबल कर सकते हो, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है तो वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ क्या नाम है, इसमें आप अपना इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट होते हैं एलएलपी के, ना कि पार्टनर्स के दूसरे। ये मैंने पहले भी बताया था। एंड लास्ट वन, पार्टनर्स आर नॉट एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बल्कि पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ एलएलपी। तो ये होते हैं हमारे एलएलपी। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, एंड इसका सेकंड पार्ट है जो मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी। एंड आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप डिफरेंस चाहते हो पार्टनरशिप का, कंपनी का और एलएलपी का, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल अपलोड इट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड थैंक यू।